दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली, मंथली, ईयरली आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, बिहार करंट अफेयर्स के। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पूरा जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 के सभी बिहार करंट अफेयर्स डाल दिए हैं। दोस्तों, उसको पढ़ने के बाद आपका एक भी बिहार करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। 6 अखबारों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उसमें डाल दिया है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके लिए 4 और 5 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखेंगे। 6 अखबारों का निचोड़ रहता है दोस्तों, यकीन मानिए आपको पढ़ने के बाद एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है दोस्तों। तो एक जेन्युइन चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छे से अच्छे नोट्स भी प्राप्त करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये ज्वाला प्रसाद है दोस्तों। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, जो बेतिया के रहने वाले हैं, को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है 3 अक्टूबर को दोस्तों इनको। पहले भारत के 2 अन्य हस्तियों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार और गोपाल दास गौर को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए, हर साल गांधी जयंती पर यह पुरस्कार यानी 2 अक्टूबर को विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। वर्ष 2024 का महात्मा गांधी पुरस्कार डॉक्टर ज्वाला को उनके उल्लेखनीय काम के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, बिहार के ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको ध्यान दीजिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बिहार में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद करने के लिए नीति आयोग कौन सा मिशन अपनाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार में लगभग केंद्र सरकार की 100 से अधिक प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। नीति आयोग चाहता है कि बिहार को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला जाए और जो बिहार में केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन, उसका बेहतर आउटपुट मिल पाए। इसी के लिए नीति आयोग ने बिहार सहायता मिशन बिहार में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए लॉन्च किया है। नीति आयोग योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बिहार की मदद करेगा। इसके लिए नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन और राज्य परिवर्तनशील कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीति आयोग ने इसके लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट के रूप में चुना है। कृषि, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के क्षेत्र में इससे मदद मिलेगी। राज्य सरकार नीति आयोग के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। बिहार में 2023 तक केंद्र प्रायोजित 107 योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का अधिकतम लाभ बिहार को देने के लिए नीति आयोग बिहार सरकार की मदद करेगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। नीति आयोग का इंग्लिश फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। हिंदी में इसके राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। योजना आयोग का भी प्रधान मुख्यमंत्री होता था, वैसे ही नीति आयोग का भी प्रधान जो है, अध्यक्ष जो है, नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का प्रमुख का राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। तो दोस्तों याद रखिए, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने बिहार को बहुत सारी योजनाएं दी हैं। सबसे पहला बात दोस्तों, बिहार सरकार जो है केंद्र से विशेष पैकेज की मांग कर रहा था। तो विशेष पैकेज, बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा न देते हुए बिहार को विशेष पैकेज दिया 58,900 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ बिहार को अन्य भी बहुत सारी चीजों का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को नई धारा रचना सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा बिहार के अशोक कुमार सिन्हा को, जो बिहार के साहित्यकार एवं रचनाकार हैं, उनको नई धारा रचना सम्मान 2024 से सम्मानित किया है।
अशोक कुमार सिन्हा भोजपुर जिला के चांदी गांव के निवासी हैं। गाजियाबाद निवासी तथा देश की प्रसिद्ध कथा व उपन्यास लेखिका ममता कालिया को वर्ष 2000 का उदयराज सिंह स्मृति सम्मान भी मिला है। तो साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा बिहार के अशोक कुमार सिन्हा को नई धारा रचना सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया तथा साथ ही साथ साहित्यिक पत्रिका नई धारा द्वारा वर्ष 2024 का उदयराज सिंह स्मृति सम्मान लेखक ममता कालिया को दिया गया है। बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो किशनगंज है दोस्तों। बिहार के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का किशनगंज जिला प्रथम स्थान पर आया है। किशनगंज जिला दोस्तों बिहार का न्यू जलपाईगुड़ी कहलाता है, बिहार का सिलीगुड़ी कहलाता है। ये यहाँ पर दोस्तों ये बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ है किशनगंज जिला। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि किशनगंज में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। और मंडल अस्पतालों में देखिए जिला अस्पतालों में किशनगंज जिला का अस्पताल ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में प्रथम स्थान पर, जबकि अनुमंडल अस्पतालों में अनुमंडल अस्पताल बेतिया प्रथम स्थान पर, समस्तीपुर दूसरे स्थान पर तथा बक्सर तीसरा स्थान पर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री मंगल पांडे हैं। मिस इंडिया बिहार 2024 कौन बनी है? तो ये दोस्तों अर्चना कुमारी बनी है। बिहार के राजधानी पटना में आई ग्लैम मिस बिहार और मिस्टर बिहार प्रतियोगिता के 10वें सीजन का आयोजन किया गया। मिस बिहार कैटेगरी में अर्चना कुमारी को आई ग्लैम मिस इंडिया बिहार 2024, सुरभि मानसी को आई ग्लैम मिस बिहार 2024 किया गया है। तौहीद यूनुस को 10वां आई ग्लैम मिस्टर बिहार चुना गया है। राज आर्यन को आई ग्लैम फेस ऑफ बिहार 2024 के खिताब से नवाजा गया है। मिसेज इंडिया 2024 के अवार्ड नैना राय को मिला है। मिसेज इंडिया बिहार 2024 का खिताब अवार्ड नैना राय को मिला है, ठीक है ना, मिसेज इंडिया बिहार का। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका बास्केटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है? तो पटना ने दोस्तों। राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका बास्केटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का खिताब पटना ने मुजफ्फरपुर को हराकर जीत लिया है। जबकि अंडर 17 बास्केटबॉल अंडर 17 का खिताब जो है गया ने मुजफ्फरपुर को हराकर जीत लिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है। हाल ही में दोस्तों आप जानते हैं कि 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है राजगीर में किया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी यहाँ पर खुला है। यहाँ पर दोस्तों महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप खेला जाएगा इस साल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसको ध्यान रखिए। बिहार व्हीलचेयर रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। व्हीलचेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया, रग्बी इंडिया व पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी प्रतियोगिता आयोजित की गई। बिहार की टीम ने बेहतर प्रदर्शन की बदौलत खेले गए मैच में कर्नाटक को 9-5 से हराकर तृतीय स्थान यानी कांस्य पदक जीता है। पीएम मोदी ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो महाराष्ट्र में। पीएम मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वासी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया। ये 5 मंजिला इमारत बंजारा समुदाय की समृद्ध धरोहर को दर्शाती है। वासी में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की है। पीएम ने वासी में करीब 23,300 करोड़ रुपए की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं की भी शुरुआत की है। बंजारा विरासत म्यूजियम बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इसे बंजारा की परंपरा और रीति रिवाज और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और मनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। इस योजना की शुरुआत 2019 में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत सरकार 2,000 रुपए की 3 किस्तों में, देखिए दोस्तों ये किसान सम्मान निधि की मैं बात कर रहा हूं। किसान सम्मान निधि जो सरकार ने यहाँ पे शुरू किया, 18वीं किस्त जारी की, तो किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। भारत ने 4th जनरेशन का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी
VSHORDS के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। इसका परीक्षण कहां से हुआ? तो राजस्थान पोखरण फायरिंग रेंज से। राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में बेहद कम दूरी के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी भद्रोस के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए। यह भारतीय सेना की चौथी पीढ़ी की डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इससे पहले फरवरी 2024 और सितंबर 2022 में भी उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इसी तरह के 2 मरीन मिसाइल परीक्षण किए गए थे। VSHORDS को रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने DRDO और भारतीय कंपनियों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। भारत ने इसी साल मई में स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उड़ीसा के तट से सुखोई 30 MK1 फाइटर प्लेन से इसे लॉन्च किया गया। डीआरडीओ की बनाई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली यह मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। यह जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार और कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। भारत $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो चौथा देश बन गया है दोस्तों। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $700 अरब का आंकड़ा पार कर गया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत $700 अरब के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक इंडिया ने 5 अक्टूबर 2024 को दी है। भारत से पहले चीन, जापान और स्विट्जरलैंड यह आंकड़ा पार कर चुका है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व साल 2024 में अब तक $87.6 अरब है, जो पिछले पूरे साल के आंकड़े से $62 अरब ज्यादा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारतीय फॉरेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट $616 बिलियन है। फिलहाल भारत का गोल्ड रिजर्व $65 बिलियन का है। साल 2023 में भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $58 बिलियन जोड़े हैं, जबकि 2022 में $71 बिलियन की गिरावट देखी गई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेश मुद्रा भंडार का स्टॉक ग्लोबल झटकों से डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बचाए रखने में मदद करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी देश के सेंट्रल या मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा रखी गई एसेट्स है। विदेशी मुद्रा भंडार में देश का सेंट्रल बैंक अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापान की करेंसी येन और पाउंड स्टर्लिंग जैसे करेंसी रखता है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। श्री शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। सर ऑसबोर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अविरल जैन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है हाल ही में। भारत की मदद से किस देश को दूसरे देशों से विवादित आइलैंड मिले हैं? तो मॉरिशस को दोस्तों। ब्रिटेन से चागोस और डिएगो गार्सिया द्वीप समूह हासिल करने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने भारत सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। दरअसल 4 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के एक समझौते पर सहमत हुए। इसके तहत यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर देगा। चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 सालों से विवाद चल रहा है। इस समझौते के मुताबिक चागोस द्वीप अब मॉरिशस को दिया जाएगा। 1967 में मॉरिशस को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी, लेकिन ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर अपना दावा नहीं छोड़ा था। मॉरिशस का दावा है कि यह द्वीप उसका है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक एटॉल यानी वलय के आकार का द्वीप समूह है, जो अफ्रीका और एशिया के बीच प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में मौजूद है। यह यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो 7 लैंग्वेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 3 अक्टूबर को, दोस्तों ये ऑप्शन 5 होगा, गलती से मैं 7 बोल दिया, 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने को मंजूरी दी है। कितने दोस्तों? 5 लैंग्वेज, जिसमें मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत शामिल है। इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। भारत में अब तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी: तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अब मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहली भाषा थी। उसको 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड यानी एनएमईओ को तिलहन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? 10,103 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड यानी एनएमईओ तिलहन की मंजूरी दी है। इससे भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन को 2024-25 से 2030-31 तक 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के प्राथमिक तिलहन प्रोडक्शन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 6.97 करोड़ टन करना है। अभी भारत अपनी खाद्य तेल की सालाना जरूरत का 50% से ज्यादा आयात करता है। मिशन का उद्देश्य तिलहन की खेती को एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है। किस दिन इसको मंजूरी मिली है दोस्तों? तो 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में बैठक मंजूरी मिली। राज्यों के साथ मिलकर केंद्र इन पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगा। केंद्र सरकार का हिस्सा 69,000 करोड़ है और राज्य सरकार का हिस्सा 32,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा 2007-8 में शुरू की गई थी। भारत सरकार ने 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषोन्नति योजना की शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है। इसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और उपज पर बेहतर रिटर्न बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। भारत ने किस पहली सरकारी समर्थित मल्टी मॉडल एआई पहल की शुरुआत की है? तो भारत जिन नाम है दोस्तों उसका। भारत ने भारत जिन की शुरुआत की है, जो पहली सरकारी समर्पित मल्टी मॉडल एआई पहल है। सरकार द्वारा समर्पित मल्टी मॉडल बड़ी भाषा मॉडल पहल, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक जुड़ाव के लिए जनरेटिव एआई को बढ़ाना है। नई दिल्ली में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वर्चुअल उपस्थिति में यह लॉन्च किया गया। भारत जिन का उद्देश्य अनेक भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और मल्टी मॉडल सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम जनरेटिव एआई विकसित करना। भारत जिन की मुख्य विशेषता है बहुभाषी और बहुविध आधारभूत मॉडल, भारतीय डेटा सेट पर मॉडल बनाना और प्रशिक्षण देना, एआई विकास के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाना, भारत में जनरेटिव एआई अनुसंधान के लिए पारिस्थितिक तंत्र का विकास करना। पुरातत्वविदों ने किस देश में 8200 साल पुरानी काजल की छड़ी खोजी है? तो तुर्की में। पुरातत्वविदों ने तुर्की में विसुलीवा हुए के प्रागैतिहासिक स्थल पर सबसे पुरानी ज्ञात काजल की छड़ी खोजी है, जो आईलाइनर का एक प्रारंभिक रूप है। 8200 साल से भी पुरानी काजल की छड़ी हरे सर्पिन पत्थरों से बनी है और इसकी नोक पर काले रंग के निशान दिखाई देते हैं। काजल की छड़ी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी है, जो आधुनिक कलम जैसी दिखती है। 2024-25 सत्र के ईरानी क्रिकेट का विजेता घोषित किसे किया गया है? तो मुंबई को। शेष भारत पर अपनी पहली पारित की बढ़त के आधार पर मुंबई को 2024-25 सत्र के ईरानी कप का विजेता घोषित किया गया है। मुंबई ने 27 साल बाद यह ट्रॉफी जीती है। इससे पहले 1997-98 का ईरानी कप जीता था। मौजूदा रणजी चैंपियन मुंबई का यह 16वां ईरानी कप खिताब था। ईरानी कप एक प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट है जो 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने लंबे समय के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष जाल आर ईरानी की याद में जेड आर ईरानी कप की स्थापना की थी। शेष भारत ईरानी कप के इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक खेले गए 61 फाइनल में से 26 बार इसे जीता है। मुंबई ने इसे 16 बार जीता है। बीसीसीआई प्रमुख रोजर बिन्नी है और आईसीसी प्रमुख जय शाह हैं। तो दोस्तों यह रहा 4 से 5 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।